डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स 11th फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट ए आपका इंट्रोडक्शन है। इसमें सबसे पहले जो आपको ये जितने भी नोट्स दिए जाएंगे उनमें हमने ये ब्रैकेट्स किया हुआ है। आपको जस्ट वही याद करना है और वही नोट्स में लिखना है जो ब्रैकेट्स में है। सबसे पहले हम जो यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, व्हाट इज़ साइंस। साइंस क्या है? जो हमें नॉलेज मिलती है जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं सिस्टमेटिकली, उसको हम क्या बोलते हैं? साइंस। जैसे आप देखिए, दिस नॉलेज विच ह्यूमन हैव गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। वो नॉलेज जो ह्यूमन गेन करता है ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से, जब उनको हम सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको हम बेटा क्या कहते हैं? साइंस। व्हाट इज साइंस? नेक्स्ट शुरू कर दूं। नेक्स्ट, व्हाट इज फिजिक्स। सबसे पहले हमने अभी पढ़ा था साइंस की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जिसमें एक ब्रांच है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एक्सेट्रा। हमने जो यहाँ पर पढ़ना है, व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच इज डिवोटेड या विच इज डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। फिजिक्स साइंस की वो ब्रांच है जो हमें नेचर और नेचर में होने वाली घटनाओं के बारे में बताती है। उसको हम क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। इधर आप देख रहे हैं टेबल फर्स्ट ए 1। इट इज़ द टेबल बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड फिजिक्स। आपको ये टेबल पढ़नी है। इस टेबल में टेक्नोलॉजी लिखी हुई है, जैसे स्टीम इंजन, और ये किस प्रिंसिपल पे बेस है आपको वो याद करना है। जैसे स्टीम इंजन आपको दिखाई दे रहा है, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। रॉकेट प्रपोल्शन किस पे डिपेंड है? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो आपने ये टेक्नोलॉजी और बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं। एंड इन दिस टेबल 2, यहाँ पर आप देखेंगे नेम ऑफ साइंटिस्ट लिखा हुआ है, उनकी कंट्री का नाम और उनके कंट्रीब्यूशंस का नाम लिखा हुआ है। जैसे सबसे पहले दिया हुआ है आर्किमिडीज। आर्किमिडीज किस कंट्री से बिलोंग करता था? ग्रीस से। और इसने किसकी डिस्कवरी की थी? किस पर डिस्कवरी की थी? कंट्रीब्यूशन प्रिंसिपल ऑफ बॉयंसी। ये गैलीलियो है। गैलीलियो बिलोंग करता था इटली से, जिसने क्या दिया था? लॉ ऑफ इनर्शिया एंड सोन। आपको एक ये टेबल को ध्यान से पढ़ना है। In this topic 9, we will discuss about fundamental forces in nature. इस नेचर के अंदर 4 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्स होते हैं। सबसे पहला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, फिर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के और 2 नाम हैं, इसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स भी कहते हैं और कुलाम्स लॉ भी कहते हैं। फोर्थ है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो आप देखिए, सबसे पहले आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। ये आपने ऑलरेडी 9th में पढ़ा हुआ है कि ग्रेविटेशनल फोर्स किसके इक्वल होता है? F इक्वल टू G(m1m2) अपॉन में r²। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ये नेचर के अंदर सबसे वीक फोर्स माना जाता है। ये आप ऑलरेडी 9th में पढ़ चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। आपने आज तक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा है, लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। इनके अलावा और फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं जब आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, जिनको हम बोलते हैं लेप्टॉन, बोसॉन्स, मिजॉन्स एक्सेट्रा। इन जो पार्टिकल्स, जो आपने इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की बात नहीं करनी है, यहाँ पर आपने बात करनी है और फर्दर एलिमेंट्री पार्टिकल्स, जिनका आप नाम देख रहे हैं, लेप्टॉन्स, मिजॉन्स, बोसॉन्स होते हैं। इनके नाम और भी हैं, जैसे एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो। तो जो इनके बीच में जो फोर्स लगता है, उन फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? वीक न्यूक्लियर फोर्स। देखिए, द वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होते हैं? वो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच में लगता है और थोड़े समय के लिए लगता है। तो आपको ध्यान रखना बेटा, वो फोर्सेस जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच में लगें और थोड़े टाइम के लिए लगें, उनको हम क्या बोलते हैं? वीक न्यूक्लियर फोर्स। सिर्फ शॉर्ट में बताना है। अब हम थर्ड टाइप ऑफ फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को हम इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोलते हैं और कुलाम्स लॉ भी बोलते हैं। ये सेम टू सेम, जैसे अभी आपने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था, वो मासिस के बीच में होता है।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किसके बीच में होता है? चार्ज के बीच में होता है। जैसा कि आप देख रहे हो, टू चार्ज पार्टिकल्स रखे हुए हैं एट पॉइंट ए और बी, Q1 एंड Q2, सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस r। जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर, ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह ही F एज इट इज, G के प्लेस पर हमने कोई कांस्टेंट K लिया है, मासिस के प्लेस पर Q1 Q2 अपॉन में r²। यहाँ पर जो K है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। आपको इसकी वैल्यू याद रखनी है। इसको बोलते हैं 1/4 पाई, इस सिंबल को बोलते हैं एप्सिलॉन नोट। तो K इक्वल टू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, जिसकी वैल्यू होती है, स्टैंडर्ड है जो आपको सीधा याद रखनी है, जैसे कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की होती है 6.67 इंटू में 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। उसी तरह से इस कांस्टेंट K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट की वैल्यू क्या है? 9 इंटू में 10⁻9। और जो इसके आगे इसकी यूनिट लिखी हुई है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, वो हमने इस तरीके से ड्राइव करनी है। जैसा कि आप देख रहे हैं F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में r² है, तो हमने K को यहीं रखा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके K इक्वल टू क्या आ गया? F r² अपॉन में Q1 Q2। तो आप देख रहे हैं F न्यूटन, R मीटर स्क्वायर, C चार्ज की यूनिट कूलम्ब इंटू में कूलम्ब, तो K इक्वल टू क्या हो गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। हेयर एप्सिलॉन नोट का जो नेम है, फिजिकल नेम है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। यहाँ पर आप देखिए K इक्वल टू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट को ऊपर ले जाइए, K को नीचे ले जाइए। एप्सिलॉन नोट इक्वल टू 1/4 इंटू में 3.14 वैल्यू पुट करके आप सोल्व करेंगे तो एप्सिलॉन नोट की जो वैल्यू होती है वो क्या आएगी? 8.85 इंटू में 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। हेयर अब आपको ये खुद सोल्व करना है। हमने सपोज कर लिया डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻2 मीटर, और जो चार्ज हैं उनकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू में 10⁻19 कूलम्ब। तो ये वैल्यू आपने F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में r² में पुट करके सोल्व कीजिए। हेयर अभी तक हमने डिस्कस किया है ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। जैसा कि आप जानते हो कि हर एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ सर्टेन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है। इसके अंदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में वो फोर्स होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को टाइड करके रखते हैं। तो आपको याद रखना है वो फोर्स जो बाइंड रखते हैं न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को इन ए न्यूक्लियस आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो क्या कहोगे? द फोर्सेस दैट बाइंड्स द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स टुगेदर इन ए न्यूक्लियस आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग फोर्स। दीज फोर्सेस आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। देन हेयर आप इन बॉटम रिटेन इन मेमोरी, आपको इन 4 के 4 फोर्सेस का कंपैरिजन ध्यान रखना है। सबसे पहले आप देख रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो आपको ये रेशो याद रखनी है 1:10⁻25, 10⁻36, 10⁻38। ये इन चारों फोर्सेस की रेशो है। ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक होता है और न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच में लगता है। आप देखेंगे क्लासिकल फिजिक्स के अंदर 4 टाइप्स ऑफ कंजर्वेशंस लॉ होते हैं जो आप पहले भी प्रीवियस क्लासेस 9th 10th में पढ़े हैं। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आप सबको पता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड but it can be transformed from one form to another. Clear? Law of conservation of energy. Similarly आप देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जो आपने 9th में पढ़ा था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वहाँ पर आपने पढ़ा था मोमेंटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट मोमेंटम किसी भी पार्टिकल्स के, किसी भी सिस्टम के अंदर मोमेंटम हमेशा क्या रहता है? कंजर्व्ड रहता है जब तक कि उस पर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना हो। तो आप क्या कहेंगे? इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। फिर थर्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और फोर्थ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते आए हैं
कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, सिमिलरली एज इट इज एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। अब आप देखिए, हमने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर लाइन। आप देखिए यहाँ पर ध्यान से, मैंने अभी आपको बोला था कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड, मोमेंटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यहाँ पर एक वर्ड है लीनियर। अब आप देखिए थर्ड पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपका लीनियर था वर्ड, यहाँ पर आ गया एंगुलर। जब भी हम स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं लीनियर। जब भी कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो उसको हम फोर्स को भी लीनियर फोर्स कहेंगे, मोमेंटम को भी लीनियर फोर्स कहेंगे। लेकिन जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है, रोटेशनल मोशन करती है, तो उस फोर्स को याद रखना हमेशा बोलते हैं टॉर्क। स्ट्रेट लाइन में मूव करे तो सिंपल फोर्स कहना है, यदि कोई बॉडी रोटेशनल मोशन करे, सर्कल में मूव करे, उस पर जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं टॉर्क। टॉर्क इज इक्वल टू में फोर्स लीनियर फोर्स के होता है। उसी तरीके से जैसे लीनियर मोमेंटम है, यदि कोई बॉडी सर्कल में रोटेट करे तो उसके मोमेंटम को हम क्या कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम। तो आपको याद रखना है, जैसे आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, लीनियर मोमेंटम को हम स्मॉल p से शो करते हैं, एंगुलर मोमेंटम को हमने l से शो करना है। ये क्या कहता है, दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन स्टेट्स इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड।